हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम बीजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फल यानी कि फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, असंजनन यानी कि एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे और बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स के बनने के लिए होने वाले डिवीज़न यानी कि अणुसूत्रीय विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूणकोश के बनने के लिए आवश्यक अणुसूत्रीय विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और सीड बनने में कितने मियोटिक विभाजन चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। परागकणों के बनने के लिए, एन परागकणों के बनने के लिए जो आवश्यक अणुसूत्रीय विभाजन होते हैं n/4 होते हैं, यानी कि अगर 100 परागकण बनने हैं तो उनके विभाजन के लिए आवश्यक अणुसूत्रीय विभाजन होते हैं 100/4 = 25। परागकण के लिए कितने चाहिए? n/4 अगर हमने कहा 100 के लिए तो 100/4 = 25 डिवीजन। लेकिन साइप्रेसी में एक पोलन मदर सेल से एक ही परागकण यानी कि एक ही पोलन ग्रेन बनता है, इसलिए वहां पर संख्या कितनी आती है परागकण के लिए? n। अगर n परागकण है तो डिवीजन कितना हो जाएगा? n। तो यानी कि n डिवीजन ही हो चाहिए, यानी कि 100 अगर परागकण है तो 100 ही चाहिए। तो वहां कितने चाहिए? 100। एम्ब्रियोसैक के लिए सब में सेम होता है, यानी कि 100 के लिए अगर हम बात करेंगे 100 एम्ब्रियोसैक के लिए डिवीजन कितने चाहिए? 100। यानी कि n के लिए कितने चाहिए? n ही चाहिए। इसका मतलब है जनरल में जो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन जो सीड बनाने के लिए चाहिए वो है n + n/4। n चाहिए एम्ब्रियोसैक के लिए और n/4 चाहिए पोलन ग्रेन्स बनाने, क्योंकि एक पोलन ग्रेन जब 2 मेल गैमेट बनाता है तो वो एम्ब्रियोसैक में एग सेल से फ्यूज होकर जायगोट बनता है, एक जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से नया प्लांट बनता है। अब तो सीड बनने के लिए रिक्वायर डिवीजन कितने हो गए? n + n/4। अगर हम 100 की बात करें तो सीड बनने के लिए कितने चाहिए? 100 + n/4 का मतलब 100/4 = 25 = 100 + 25 = 125 सीड्स। अगर हम 50 की बात करें तो 50 + 50/4। अब 50/4 में क्या होगा कि इसको अगर हम डिवाइड करें राउंड तो राउंड फिगर में 13 आएगा, क्योंकि 13 13 चौका 52, 13 4 जा 52, यानी कि 12 तो आने का नहीं, इसे हम राउंड ऑफ में 13 लेंगे तो डिवीजन रिक्वायर कितना हो जाएगा? 50 + 13 = 63। जहां कंप्लीट करता है तो वहां पर वही लेते हैं, वरना जो उसका राउंड ऑफ ज्यादा वाला होता है वही लेते हैं। लेकिन साइपरेसी में कितने चाहिए? 100 के लिए 100 + 100 = 200 रिक्वायर्ड डिवीजन्स। तो अब कितने भी अगर वो सीड पूछेगा तो हम उससे बता सकते हैं, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन वो और पूछ सकता है। पहले हम और एक दो डिवीजन के एग्जांपल देख ले। अगर हम कहें कि वो 500 सीड्स बनाने के लिए कितने चाहिए, तो 500 का मतलब क्या हो गया? 500 + 500/4 = 125 + 500, यानी 625 डिवीजन्स चाहिए। लेकिन अगर यही साइपरेसी के लिए पूछेगा तो कितना जाएगा? 500 + 500 = 1000। वो कहने लगे 200 सीड्स बनाने के लिए तो कितना हो जाएगा? 200 + 200/4 = 50 + 200 = 250 डिवीजन्स। लेकिन अगर वो पूछे आपसे कि 100 मेल गैमेट्स बनाने के लिए कितने चाहिए, अगर वो पूछने लगा 100 मेल गैमेट्स यानी कि नर युग्मक बनाने के लिए, अब याद आपको क्या रखना है इसमें कि एक पोलन ग्रेन, अगर हम कहें n पोलन ग्रेन्स के लिए कितने चाहिए? n/4 चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा 100 मेल गैमेट, लेकिन 100 मेल गैमेट बनाने के लिए तो अब हमें याद क्या रखना, एक पोलन ग्रेन आगे जाकर 2 मेल गैमेट बनाती है।
2 नर युग्मक बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम उसका हाफ और कर देंगे, यानी कि अगर हम 100 पोलन ग्रेन्स कितने बनेगी, 100/4 इज इक्वल टू 25 डिवीजन चाहिए। और इसका अगर हम हाफ करेंगे तो यानी कि 12.5 आएगा इसका, 25/2। लेकिन राउंड ऑफ करने के लिए इसका मतलब है 13, तो 13 डिविजन चाहिए 100 मेल गैमेट्स बने, क्योंकि 13 डिवीजन से कितने बन जाएंगे 52, और 52 का मतलब 104, तो यानी कि कम से कम 13 डिवीजन चाहिए। तो अगर वो आपसे मेल गैमेट पूछेगा कि भाई कि इतने मेल गैमेट बनाने के लिए कितने डिविजन्स की आवश्यकता होगी, तो पहले पोलन ग्रेन्स निकालेंगे तो कितने पोलन ग्रेन्स चाहिए उसके लिए। तो अगर उसने कहा फॉर एग्जांपल 200 मेल गैमेट्स बनाने के लिए कितने डिविजन्स की आवश्यकता होगी, तो अब 200 मेल गैमेट कितने से बनेंगे, 100 पोलन ग्रेन्स से। तो 100 पोलन ग्रेन्स से कितने बनेंगे, 200 मेल गैमेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 200 मेल गैमेट निकालने के लिए डिवीजन जो चाहिए वो कितने चाहिए, जितने 100 पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो 100 पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए जितने अर्धसूत्रीय विभाजन चाहिए उतने ही 200 मेल गैमेट्स बनाने के लिए चाहिए। और 100 के लिए कितने जाएगा, n/4। इसका मतलब जनरली साइप्रेसी में नहीं पूछ रहा हूँ, साइप्रेसी में तो उसका जितने होंगे उतना ही होगा, n है तो n ही होगा। तो 100n/4 का मतलब क्या हो गया, 100/4 का मतलब 25। तो 25 में कितने बन जाएंगे, 100 पोलन ग्रेन्स। और 100 पोलन ग्रेन्स का मतलब क्या है, 200 मेल गैमेट्स। तो इस प्रकार से अगर वो पूछे आपसे कि पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए कितने चाहिए, तो n के लिए n/4, एम्ब्रियोसैक के लिए n, और सीड के लिए n+n साइप्रेसिमर, n+n/4 इसमें जनरल। बीजों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सीड्स पढ़े। परिपक्व बीज में एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। अभ्रूणपोषीय बीज यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड, और दूसरे भ्रूणपोषीय बीज यानी कि एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड्स। वे बीज जिनके परिपक्व होने पर यानी कि परिपक्व बीज में एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, और भ्रूणपोष के भोज्य पदार्थ कोटिलिडन में स्टोर हो जाते हैं, बीज पत्र में स्टोर हो जाते हैं, और डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का काम बीज पत्र करते हैं, ना कि एंडोस्पर्म करता है। क्या कहलाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि एक्स एल्बुमिनस सीड्स कहलाते हैं। चूंकि इनमें भोज्य पदार्थ कोटिलिडन में स्टोर हो गए हैं एंडोस्पर्म से निकलकर, इसलिए यहाँ पर बीज पत्र यानी कोटिलिडन बड़े और मासल हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल ग्रैम यानी कि चना, बीन, पी यानी कि मटर, कुकुम्बर, खीरा, इमली आदि डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं, और मनी प्लांट एलिस्मा अमॉर्फोफैलस मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं। अमॉर्फोफैलस में जमीन कंद यानी कि जिमी कंद होता है, और इसका जो फ्लावर होता है सबसे बड़ा होता है, 6 फीट से बड़ा होता है। और इनके एग्जाम्पल दोनों के इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा एल्बुमिनस के भी और एंडोस्पर्मिक के भी, नॉन एंडोस्पर्मिक के। ये इससे जस्ट अपोजिट है कि एंडोस्पर्मिक सीड की वे सीड्स जिनके परिपक्व होने पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, अर्थात एंडोस्पर्म में फूड संचित रहता है, भ्रूण को पोषण एंडोस्पर्म से ही प्राप्त होता है, और चूंकि भोज्य पदार्थ एंडोस्पर्म में ही संचित रहते हैं इसीलिए बीज पत्र पतले और मेम्ब्रेनस होते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कैस्टर, पपाया, पपीता, कॉटन, कपास, डाइकॉट के एग्जाम्पल है। मेज, राइस, वीट जिन्हें हम सीरियल्स बोलते हैं, जो हमारे खाने के भोज्य पदार्थ हैं, मुख्य फसल है, इन्हें हम सीरियल्स बोलते हैं। कोकोनट, मोनोकॉट के एग्जाम्पल है। इन दोनों में से आप एक को भी ढंग से याद कर लेंगे तो एग्जाम्पल इसके पूछे जाते हैं नीट में कि कौन सा बीज एल्बुमिनस है या कौन सा नॉन एल्बुमिनस है, यानी कौन का एंडोस्पर्मिक है कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो इसको हमें याद रखने के लिए हमें याद रखना है CPC C²R,
अगर हमें ये याद रख लेंगे तो हमें एग्जाम्पल याद रहेंगे एंडोस्पर्मिक के, और अगर एंडोस्पर्मिक के याद है तो हमें नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाए। क्योंकि अगर उसने पूछा फॉर एग्जाम्पल कि इमली किसका एग्जाम्पल है, तो आपने देखा इसमें एंडोस्पर्मिक में तो है नहीं वो, तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि वो एंडोस्पर्मिक नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से वो क्या हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया। तो आप एक याद कर लेंगे, ये वाला याद कर ले, इसकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की, अपने आप ऑब्वियसली हो जाएगा। जैसे सी का मतलब है कैस्टर, पी का मतलब है पपाया, सी का मतलब है कॉटन, सी का मतलब सीरियल, सीरियल्स का मतलब होता है व्हीट, राइस, मेज, बार्ले एटसेट्रा। सब जितने भी दाने वाले जो होते हैं फसलें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीरियल्स बोलते हैं, जिसमें कैरियोप्सिस फूड होता है, जहां पर फ्रूट और सीड बाल आपस में जुड़ जाती हैं। सी फॉर सीरियल, सी फॉर कॉटन, आर फॉर रबर। तो ये इसके एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, इसके एग्जाम्पल ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो जिनमें एंडोस्पर्म मैच्योरिटी पर प्रेजेंट होता है वो एंडोस्पर्मिक, जिसमें नहीं होता वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एग्जाम्पल इसके इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। अब हम फल यानी कि फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन के पश्चात, फर्टिलाइजेशन के पश्चात ओवरी में सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन और सेल डिफरेंशिएशन यानी कि कोशिका विभेदीकरण के कारण ओवरी यानी कि अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, फ्रूट्स में परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। इसीलिए फ्रूट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, राइपेंड और मैच्योर ओवरी, यानी कि फ्रूट क्या है, राइपेंड और मैच्योर और फर्टिलाइज्ड ओवरी, यानी कि परिपक्व, पकी हुई और फर्टिलाइज्ड मतलब निषेचित ओवरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट के बनने के समय जो फ्रूट की वाल होती है, ओवरी वाल होती है, यानी कि ओवरी की जो वाल है यानी कि अंडाशय भित्ति, वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट वाल में यानी कि फल भित्ति में। तो ओवरी वाल यानी कि अंडाशय की जो भित्ति है वो काय में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट वाल में, और फ्रूट वाल का नाम होता है पेरिकार्प। पेरिकार्प यूजुअली 3 भागों में बटी हुई होती है, बाहरी एपिकार्प, मिडिल मतलब मध्य मीजोकार्प, और इनर मतलब आंतरिक एंडोकार्प। एंडो माने अंदर, अंदर वाली कार्प यानी कि पेरिकार्प की जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है, एंडोकार्प, बीच वाली मीजोकार्प और बाहर वाली एपिकार्प। पेरिकार्प फ्रूट के अंदर उपस्थित सीड्स की सुरक्षा करती है और सीड्स के डिस्पर्जल यानी कि प्रकीर्णन में सहायता करती है। अब फ्रूट के फंक्शंस जो है, सबसे पहला फ्रूट का जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देना, यानी कि सुरक्षा, किसकी सुरक्षा, फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं तो फ्रूट सीड को सुरक्षा प्रदान करता है, उनको झटकों से, यांत्रिक झटकों से बचाता है। दूसरा फूड यानी कि खाना, अनेक जंतु फूड के रूप में फ्रूट्स को यूज करते हैं जिससे वो खाकर उनके बीजों को इधर उधर बिखेर देते हैं, इससे सीड्स का प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्जल होता है। तो बहुत सारे जंतु फूड के रूप में, खाने के रूप में फ्रूट को यूज करते हैं जिससे इन फलों के बीजों का प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्जल हो जाता है, डिस्पर्जल में सहायता मिलती है। तीसरा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, फ्रूट से जो सीड से डेवलप होता है, सीडलिंग, मूलांकुर बोलते हैं इसको, प्राकृत बोलते हैं, जो नया प्लांट बनता है, छोटा प्लांट बनता है, उसे सीडलिंग कहते हैं। उस सीडलिंग को पोषण प्रदान करने का काम भी फ्रूट करता है। और चौथा फ्रूट, अनेक फ्रूट्स जो होते हैं जैसे मैंगो है, पपाया है, कोकोनट एटसेट्रा, उसको ह्यूमन अपने खाने के यूज करता है, फ्रूट्स को खाता है। तो ये 4 मेन फंक्शन है फ्रूट के। अब हम फल के या फ्रूट्स के टाइप पढ़ेंगे। 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, वास्तविक फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स, कूट फल यानी कि सूडियो फ्रूट्स, और अनिषेक फल यानी कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। वे फ्रूट्स जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होता है, यानी कि वे फ्रूट्स जिनके निर्माण में केवल अंडाशय तो भाग लेता है लेकिन
पुष्प के अन्य भाग, सेपल, पेटल एक्सेट्रा भाग नहीं लेते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक फ्रूट। यानी कि सीधी बात है, जो केवल अंडाशय ओवरी से बनते हैं वो वास्तविक या ट्रू फ्रूट्स। एग्जाम्पल आम, नारियल और अधिकांश जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वो मोस्ट फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट्स होते हैं। सेकंड है कूट फल यानी कि सूडियो। सूडियो मतलब होता है आभासी, यानी कि वे फल जिनमें ओवरी के अतिरिक्त फ्लावर के, पुष्प के कोई अन्य पार्ट भी फ्रूट के निर्माण में भाग लेते हैं। अर्थात वहां केवल ओवरी ही भाग नहीं लेती, वहां पर ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन में भाग लेता है। यानी कि फ्रूट का जो बहुत बड़ा पार्ट होता है वो ओवरी न बनाकर कोई और पार्ट बनाता है। जैसे पुष्पाशन यानी कि थैलेमस जो है सेब, नाशपाती और फिग एटसेट्रा में, बाह्य दलपुंज अनानास में यानी कि पाइनएप्पल में, और आदि अन्य फ्रूट्स में भी कई सारे अन्य पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के, वो भाग लेते हैं किसमें? फ्रूट बनाने में। तीसरा है अनिषेक फल यानी कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जब किसी फ्रूट का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है, यानी कि ओवरी बिना निषेचन के यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही काय में कन्वर्ट हो गई फ्रूट में, तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं अनिषेक फल। और इस प्रक्रम को, घटना को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। और इन फलों में खास बात क्या होती है? ये फल बिल्कुल नेचुरल फल के समान होते हैं, लेकिन ये सीडलेस होते हैं, जैसे केला है, अंगूर आदि में। लेकिन जो ये अनिषेक फ्रूट्स होते हैं यानी कि पार्थिनोकार्पी जो है, वो अनार में काम नहीं कर सकते, क्योंकि अनार जो होता है उसमें खाने योग्य पार्ट जो होते हैं वो सीड्स होते हैं, और जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं विदाउट सीड होते हैं। प्रेरित अनिषेक फलन यानी कि इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। आजकल जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन जैसे ऑक्सिन और जिबरेलिन एक्सेट्रा, उनका प्रयोग करके विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी से डायरेक्ट ही फ्रूट्स बनाने की प्रक्रिया होती है, इसे हम बोलते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। और प्रेरित अनिषेक फलन या सिंपल अनिषेक फलन जो होता है वो अनार में कामयाब नहीं है, सफल नहीं है, क्योंकि वहां पर खाने योग्य पदार्थ क्या है? फ्रूट के क्या है? सीड्स है, और सीड्स पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में होते नहीं। फल के बाद अब हम असंजनन यानी कि एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। एपोमिक्सिस को समझने के लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए। नंबर वन क्या? कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की एक फॉर्म है, एक प्रकार है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छिपा देता है और सीड का निर्माण करता है, बीजों का निर्माण करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बिना बीज का निर्माण करता है। तो हमें दो बातें समझ में आई क्या? कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छुपा देता, पहली बात, और दूसरा सीड का निर्माण करता विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट निषेचन। तो यानी कि हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की वह फॉर्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करती है अर्थात छुपा देती है, और बिना निषेचन के सीड्स यानी कि बीजों का निर्माण करती है, एपोमिक्सिस कहलाती है। रैंकलर ने इसको पहली बार यूज किया था टर्म, और ये एस्टरेसी और ग्रासिस यानी कि पोएसी फैमिली के मेंबर्स में ये सामान्य घटना है। ये तीन तरीके से हो सकती है कि जब मेगास्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु जनन माता कोशिका जो डिप्लॉइड होती है वो विदाउट मियोसिस के, विदाउट अर्धसूत्रीय विभाजन के ही डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनाए। एम्ब्रियो सैक चूंकि डिप्लॉइड से बनाए तो ये डिप्लॉइड होगा, और डिप्लॉइड होगा तो एग सेल यानी कि अंड कोशिका भी डिप्लॉइड होगी, और डिप्लॉइड एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट एम्ब्रियो बना लेगा। तो ये सीड तो बनेंगे लेकिन इसमें मियोसिस भी नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रही, और ये पार्थिनियम में, टेराक्सियम में पाया जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी क्यों बोला? क्योंकि डिप्लॉइड मदर सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल, उससे ये डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बना, भ्रूणपोष बना, भ्रूणपोष से डायरेक्ट क्या बनेगी? डिप्लॉइड अंड कोशिका, और अंड कोशिका से डायरेक्ट एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनेगा और विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा। दूसरा केस में क्या होगा? कोई भी डिप्लॉइड सेल न्यूक्लियस की कोई भी यानी कि बीजांडकाय की कोई सी भी द्विगुणित कोशिका डायरेक्ट एम्ब्रियो बना लेगी, जैसे सिट्रस में, मैंगीफेरा में, सिट्रस नींबू, मैंगीफेरा आम और ऑफिंशिया नागफनी में, या डिप्लॉइड सेल ऑफ इंटीगुमेंट या इंटीगुमेंट की डिप्लॉइड सेल बना लेगी, वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाएगी जैसे स्पाइरेंथियस में। और इसको हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यानी कि जब मेगास्पोर को अलावा यानी कि न्यूक्लियस की डिप्लॉइड सेल या इंटीगुमेंट की डिप्लॉइड सेल्स बनाती है डायरेक्ट एम्ब्रियो, तब से हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी।
तीसरा केस है कि मेगास्पोर मदर सेल को छोड़कर स्पोरोफाइट की कोई भी डिप्लॉइड सेल, कोई भी द्विगुणित कोशिका जब एम्ब्रियो बना लेती है, जैसे हियरकियम में, रूबस में और रेननकुलस में, तब इसे हम क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। यानी कि तीन तरीके होगा, डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी एम्ब्रियो सेल, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में न्यूक्लियस की कोई भी डिप्लॉइड सेल या इंटीगुमेंट की सेल, और मेगास्पोर को छोड़कर स्पोरोफाइट की कोई भी सेल जब बनाएगी तब हम उसे क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो हम हाइब्रिड सीड यूज करते हैं अपनी बहुत सारी फसलों में, तो हाइब्रिड का एक फायदा है और एक नुकसान है। हाइब्रिड फसलों का फायदा क्या है कि वो अपने दोनों पेरेंट्स से बेहतर होती हैं, चाहे वो उत्पादन में हो चाहे वो क्वालिटी में हो। तो जो हाइब्रिड है यानी कि संकर फसलें जो हम यूज करते हैं, उसका फायदा ये है कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने जनक से ज्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन नुकसान क्या है कि जो हाइब्रिड प्लांट हम यूज करते हैं, संकर पौधे जब हम यूज करते हैं, तो उनसे जो बीज बनते हैं, वो बीज जो बोकर जब हम नई फसल तैयार करते हैं, तो उन बीजों से यानी कि हाइब्रिड प्लांट्स के बीजों से बने पौधों में वो गुण नहीं होते जो उनके पहले वाले प्लांट्स में थे। यानी कि हर बार जब भी हम हाइब्रिड सीड को बोकर नई फसल तैयार करेंगे, तो उनके कुछ कैरेक्टर्स में ह्रास होता है, अर्थात उनके कुछ कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, यानी गुण उनमें कम होने लगते हैं। इसीलिए संकर फसल यानी कि जो हाइब्रिड सीड्स है, उनको हमें हर साल खरीदना पड़ता है, जो महंगे पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इन हाइब्रिड प्लांट्स की सीड्स को एपोमिक्टिक बना दें, अर्थात उन्हें एसेंजनन टाइप बना दें, तो क्या होगा कि उनकी क्वालिटी तो एज इट इज रहेगी। क्यों क्वालिटी एज इट इज क्यों रहेगी? क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक फॉर्म है, अलैंगिक जनन की एक फॉर्म है, और अलैंगिक जनन में हमेशा जो नया पादप बनता है, नया प्लांट बनता है, वो अपने पुराने वाले पूर्वज का, अपने पेरेंट का क्लोन होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होती है। इससे क्या होगा कि उनकी क्वालिटी तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि वो एपोमिक्टिक हो गए सीड। लेकिन सीड से जब हम फसल बोकर नया प्लांट बनाएंगे, तो नया प्लांट जब डेवलप होगा, तो उनमें क्वालिटी तो वही होगी, क्योंकि उसमें क्वालिटी का डिजेनरेशन नहीं हो, क्योंकि वो तो क्लोन बना रहा है, अपने जैसा पेरेंट्स था एज इट इज बनाया। लेकिन और इससे क्या होगा कि क्वालिटी तो एज इट इज रहेगी, और हमें हर साल नए बीज खरीदने नहीं पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि क्वालिटी भी बरकरार रह गई, और नए सीड्स बार बार खरीदने पड़ेंगे, महंगा भी नहीं पड़ेगा, और क्या नाम है, क्वालिटी बरकरार रहेगी। एपोमिक्सिस के बाद अब हम बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ेंगे। इसके नाम से ही पता चलता है, पॉली माने बहुत सारे और एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, यानी कि वह घटना जिसमें एक से ज्यादा भ्रूणों का विकास होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता। इसकी खोज एवी ल्यूवेनहॉक ने 1719 में संतरे के बीज में की थी। जो बहुभ्रूणता है वो एंजियोस्पर्मिक यानी कि आवर्त बीजी पादपों में कम पाई जाती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पादपों में ये अधिक पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता का मतलब कि एक से ज्यादा भ्रूणों का बनना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता। अब ये बहुभ्रूणता जो होती है वो बेसिकली तीन प्रकार की होती है, सरल, मिक्स्ड, अपस्थानिक, लेकिन चौथी होती है विदलन यानी कि क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। सरल बहुभ्रूणता यानी कि सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण होगा। अब जब माना 4 भ्रूण कोश बन गए, तो जब 4 भ्रूण कोश बनेंगे तो उसमें 4 अंड कोशिकाएं बनेंगी। तो जितने ज्यादा भ्रूण कोश होंगे उतनी ही ज्यादा भ्रूण, क्योंकि हर भ्रूण कोश में क्या है कि एक एग सेल है, तो इसमें एक से ज्यादा भ्रूण कोश बनेंगे, और हर भ्रूण कोश की जो एक एग सेल है वो क्या बनाएगी, जायगोट बनाएगी, जायगोट से भ्रूण बनेगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा। तो इससे एक से ज्यादा भ्रूण बनेंगे, लेकिन इसका जो भ्रूण का बनना है, एक से ज्यादा भ्रूण का बनना किसके कारण है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश पाए जाते हैं। सरल बहुभ्रूणता यानी कि सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है ब्रेसिका की कुछ जातियां। सेकंड है मिक्स्ड यानी कि मिश्रित पॉलीएम्ब्रियोनी। मिश्रित यानी कि मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा कि भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है उससे एग सेल के अलावा किसी अन्य सेल में निषेचन होगा और एक भ्रूण बनेगा। तो इससे एक से ज्यादा भ्रूण बन जाएंगे, क्योंकि एक नॉर्मल भ्रूण और एक ये एग सेल से जो अतिरिक्त भ्रूण बना है, इससे क्या होगा, बहुभ्रूणता आएगी। और इसका एग्जाम्पल है एलियम में। तीसरी है अपस्थानिक बहुभ्रूणता यानी कि एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें बीजांड की भ्रूण कोश के बाहर स्थित, तो इसमें पहले कहता है कि
भ्रूण कोश के अंदर की सेल थी, इसमें भ्रूण कोश के बाहर स्थित किसी सेल में निषेचन होगा और उससे भ्रूण बनेगा, इससे एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित हो जाएंगे। एग्जाम्पल नींबू, संतरा और आम में। और चौथी है विजिलन पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें क्या होगा कि जो जाइगोट बना है, एक सिंपल जाइगोट बनता है, लेकिन वो सिंपल जाइगोट एक या एक से ज्यादा भागों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग आगे जाकर एक भ्रूण का निर्माण करेगा, इससे एक से ज्यादा भ्रूण बन जाएंगे, जैसे निम्फिया कुमुदनी में और क्रोटोलेरिया में। इस टॉपिक के साथ ही आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और इस वीडियो लेक्चर के साथ ही हमारा एक सेकंड चैप्टर समाप्त हो जाता है। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इस टॉपिक के साथ ही हमारा 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैगिंग जनन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 12th का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मनुष्य में जनन स्टार्ट करेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की भी सहायता ले सकते हैं।